नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या हुई 22। दिल्ली सरकार का 55 फीवर क्लिनिक चलाने का ऐलान। केंद्र की टीमों ने डेंगू पीड़ित राज्यों का किया दौरा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की ऑनलाइन डीमैट परीक्षा। निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए टेस्ट में देश भर से 18,000 छात्र हुए थे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज से नामांकन। बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची। इमामगंज और मखदूमपुर से लड़ेंगे जीतन राम मांझी। जश्न और विरोध के बीच नेपाल में नया संविधान लागू। प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत। और बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया का निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने जताया शोक। दोपहर में होगा अंतिम संस्कार। खबर डेंगू की है, उससे शुरुआत करेंगे। डेंगू ने 5 और जिंदगियों को निगल लिया है। इसके साथ ही डेंगू से मरने वालों की तादाद दिल्ली में 22 पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल सहित तमाम अस्पतालों में नियमित तौर पर होने वाले ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। डेंगू डॉक्टरों और बिस्तरों को डेंगू के मरीजों के इलाज में लगाने का फैसला ले लिया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी में 55 फीवर क्लिनिक चलाने का ऐलान किया है। ये क्लिनिक तमाम इलाकों में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक चलेंगे। दिल्ली में बारिश होने के साथ ही डेंगू के और ज्यादा फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के इस आकलन ने दिल्ली की पेशानी पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। इससे जल जमाव और मच्छर के लार्वा और पनपने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने डेंगू से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई टीमों ने डेंगू पीड़ित राज्यों का दौरा किया। टीम में शामिल डॉक्टरों और अधिकारियों ने डेंगू से निपटने के उपाय भी सुझाए हैं। Will be there and we should be careful about it. Fumigation is to be done. The local civic bodies and the Delhi state government has to take into consideration that cleanliness drive should be taken. At the same time, see to it that the beds are there for the patients and adequate amount of saline facilities should be there so that the water is also given. Medicines are there. The doctors should be on round. Whatever help from the government of India is needed, Ministry of Health, we are ready to give them. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन डीमैट परीक्षा को रद्द कर दिया है। करीब 18,000 छात्रों पर इस निर्णय का असर पड़ा है। कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद भी बदइंतजामी से निपटने के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। रविवार दोपहर 12 बजे शुरू हुई डीमैट परीक्षा शाम को निरस्त कर दी गई, जिसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर और जबलपुर में कई परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कई जगह सर्वर ठप हो गया तो चंद घंटे पहले ही केंद्र बदल दिए जाने से सैकड़ों छात्र परीक्षा ही नहीं दे पाए। हालात ये बन गए कि कई केंद्रों पर पुलिस बुलानी पड़ गई। अब परीक्षा 5 दिन के भीतर फिर से कराई जाएगी। डीमैट परीक्षा मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए कराई जाती है। पहली बार राज्य में यह परीक्षा ऑनलाइन कराई गई थी। और अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कल उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इस चरण में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी समेत कई दिग्गज हैं। 6 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी नामांकन पर्चा 28 सितंबर तक भरेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 सितंबर को होगी, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। 16 अक्टूबर को मतदान होगा।
निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को हिदायत दी है कि नामांकन पर्चा के सभी कॉलम को भरना जरूरी है। खाली रहने पर प्रत्याशियों का पर्चा रद्द कर दिया जाएगा। उधर बीजेपी ने कल 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। इससे पहले पार्टी ने पहली सूची में 43 और दूसरी लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। बीजेपी अब तक 153 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी 7 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 11 सीटों का डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। 4 सीटें रह गई हैं जो आने वाले समय में हम करेंगे। 20% सीट जो है वो हमने अल्पसंख्यकों को दिया है, 25% सीट महिलाओं को दिया है, 30% जो सीट है वो दलितों को दिया है। और जीतन राम मांझी अब 2 विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। पहले मखदूमपुर से लड़ रहे थे, अब इमामगंज से लड़ेंगे। इमामगंज बड़ा सीट है। बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं उदय नारायण चौधरी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है। बिहार में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रणव गोस्वामी बांका से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो जाएगी और एनडीए में देखें तो तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। क्या रणनीति इसके पीछे लग रही है? क्या एनडीए अपने पत्ते पूरी तरह से खोल ले, उसके बाद महागठबंधन अपने पत्ते खोलेगा? जी देखिए, सबसे पहले महागठबंधन के बीच में इस उनके सीटों के कोटे को लेकर एक तरह से सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी वजह से ये देरी हुई। हालांकि उसके बाद कौन किस सीट से लड़ेगा इसका फैसला हो गया और इसकी घोषणा भी हो गई। लेकिन क्योंकि अब पहले जो चरण के लिए जो नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 23 तारीख है, यानी उसमें सिर्फ अब दो दिन रह गए हैं। तो इसको देखते हुए और जो एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे उनके भी नामों का करीब करीब फैसला हो गया और कुछ एक सीटें हैं जिन पर घोषणा होनी बाकी है। तो इसके बाद आज या कल तक जो महागठबंधन है उसके भी प्रत्याशियों के जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। हालांकि उनके कोटे की जो सीटें हैं तीनों ही दलों की, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, वो कौन कहां से लड़ेगा इसका घोषणा पहले ही हो गई है। तो बहुत जल्द उम्मीदवारों के नामों का भी फैसला हो जाएगा। हालांकि जिनको चुनाव लड़ना है उनको पहले ही सिंबल दे दिए गए हैं। काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कह दिया गया है कि आप नामांकन पत्र दाखिल करें, उसकी तैयारी करें। तो ये एक सिर्फ औपचारिकता मात्र है जिसकी जो कुछ वक्त में पूरी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने कल मुंबई में संकल्प रैली की। गोरेगांव के नेस्को मैदान में आयोजित इस रैली में केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत बिहार के कई बड़े नेता मौजूद थे। रैली में बिहार चलो का नारा लगाया गया। बीजेपी ने मुंबई में बिहार के लोगों से अपील की कि वो अपना वोट जरूर डालें। और इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास नहीं होने के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। हसीन सपने दिखने लगे, बिहार की सीमा से बाहर जाता है तो उसका जात और धर्म एक ही होता है जिसको वो बिहारी के रूप में पहचाना जाता है और कुछ नहीं होता। बिहार तो बहुत पहले का राज था, बहुत तरक्की याफ्ता था, लेकिन जिस कांग्रेस ने महाराष्ट्र को खोखला किया उसी कांग्रेस ने बिहार की सरजमी से उद्योग को मिटाने का काम किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार के पैकेज पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। पैकेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने इसे गलतफहमी करार देते हुए खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से बिहार को केंद्र से मिलने वाला धन कम होगा, जबकि वित्त मंत्रालय ने दावा किया है कि 5 साल में राज्य को केंद्र से मिलने वाले धन में इजाफा होगा। बिहार को दिए गए पैकेज से जमीनी स्तर पर ठोस काम भी ठीक दिखेगा। कांग्रेस ने कहा है कि भूमि बिल के खिलाफ अब विधानसभाओं में आवाज बुलंद की जाएगी। दिल्ली में किसान सम्मान रैली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में गरीबों की हालत बदतर होती जा रही है। हमारे बीच में हमारे नेता। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रविवार को किसान सम्मान रैली की। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। रैली के जरिए सोनिया गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार को किसान विरोधी बताया।
उन्होंने कहा कि किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और भूमि बिल पर कदम पीछे खींचने पड़े। हल और हाथ की ताकत जब इकट्ठा हुई तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि अगर राज्यों कानून में बदलाव की कोशिश की गई तो इसका भी पूरा विरोध किया जाएगा। अंग्रेजी में मेक का मतलब बनाना, टेक का मतलब छीनना। ये मेक इन इंडिया नहीं है, ये मोदी जी का टेक इन इंडिया है। टेक इन इंडिया, ये आपसे एक तरफ जमीन छीनना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपका हक छीनना चाहते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार किसानों, मजदूरों के हित के कई फैसलों को कमजोर करने की कोशिश में है। प्रोग्राम थे जो यूपीए सरकार ने किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा की थी, उनको भी कमजोर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि रैली के लिए दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने पिछले महीने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसे विपक्ष की बड़ी जीत बताया। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल पर यू-टर्न लेने का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी ने लिया। किसान सम्मान रैली में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि देश का विकास सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि किसानों के सम्मान से होगा। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। किसान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भाषणों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने यूपीए शासन के दौरान किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मौजूदा सरकार सूझबूझ की सरकार है और एनडीए सरकार देश के विकास के लिए काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश के किसानों को हमेशा गरीब रखना चाहती थी और आज इस देश के किसानों को हम मजबूत करना चाहते हैं। हमारी सरकार न सूट बूट की है और न सूटकेस की है, बल्कि सूझबूझ की सरकार है जो देश के विकास की चिंता करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारियां केंद्र सरकार जल्द ही सार्वजनिक कर सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो कुछ होगा जल्द सामने आएगा। राजनाथ सिंह ने कल वृंदावन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की हैं। नेताजी का परिवार पिछले कई साल से केंद्र सरकार से फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में कई प्रमुख विषयों पर बात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखने के लिए लोगों का धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान से खादी फॉर नेशन तक और दिवाली पर मिट्टी के दियों से लेकर वोट के अधिकार तक का जिक्र किया। मन की बात, एक वर्ष, अनेक बातें। कुछ इसी तरह रविवार को मन की बात का आगाज हुआ। लोकतंत्र में जनशक्ति का महत्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों को उन तमाम खतों के लिए शुक्रिया कहा जिसमें देश के हर कोने के लोगों ने अपने अपने सुझाव पेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने उन 30 लाख परिवारों का भी जिक्र किया जिन्होंने अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री ने खादी फॉर नेशन का भी जिक्र किया और एक साल में खादी की बिक्री में दोगुनी बढ़ोतरी के लिए लोगों को शुक्रिया कहा। खादी फॉर नेशन क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी फॉर फैशन? और लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप खादी खरीदिए, थोड़ा बहुत कीजिए। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि पिछले एक वर्ष में करीब करीब खादी की बिक्री डबल हुई है। प्रधानमंत्री ने खतों का जिक्र करते हुए एक खत का मजमून भी पढ़ा। इस खत में दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाने की बात थी जिससे पर्यावरण को फायदे के साथ साथ कुम्हारों की रोजगारी में भी इजाफा होगा। प्रधानमंत्री ने इस सुझाव को खासा सराहा। इसके साथ साथ स्वच्छता अभियान को 2019 तक पूरा करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी पर सेना के जवानों के साथ बिताए वक्त का भी विवरण बखूबी बयान किया। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से मतदान करने की भी अपील की।
मैं आशा करता हूं देश के नौजवान अगर मतदाता सूची में रजिस्टर नहीं हुई है तो उन्हें होना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। और मैं तो चुनावों के दिनों में पब्लिकली कहा करता हूं कि पहले मतदान फिर जलपान, इतना पवित्र काम है, हर किसी ने करना चाहिए। सुझाव से सुधार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आखिर में देशवासियों से सुझाव भेजते रहने की अपील भी की। आपके सुझाव मिलते रहें, आपके सुझावों से सरकार को भी लाभ होता है, सुधार की शुरुआत होती है। आपका योगदान मेरे लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। 23 आईएएस और 42 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें कई जिलों के डिविजनल कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी शामिल हैं। ग्रेटर नोएडा के सीईओ पद से रमन सिंह को मुक्त कर दिया गया है। हालांकि वो नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का काम देखते रहेंगे। अनिल गर्ग को ग्रेटर नोएडा का सीईओ बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने प्याज घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोपों को विपक्ष की साजिश करार दिया है। उधर विपक्ष ने सरकार पर जमाखोरों की मदद का आरोप लगाया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्याज घोटाले के आरोपों पर सफाई पेश की है। दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है कि उसने सस्ती कीमत पर प्याज खरीदा और मुनाफा लेकर जनता को बेचा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सस्ते दामों में जनता को प्याज मुहैया कराई है। एक बहुत खतरनाक साजिश चली जा रही है और बहुत सफेद झूठ बोल बोल के चलाई जा रही हैं वो खबरें। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 2500 मैट्रिक टन प्याज खरीदा और सिर्फ 600 मैट्रिक टन बाजार में उतारा। अब इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है और दिल्ली की जनता से ही व्यापार कर लिया उन्होंने। केवल ये सरकार अपना फायदा अपना कर रही है, बल्कि मुनाफाखोरों को भी मदद कर रही है, जमाखोरों को भी मदद कर रही है। आरटीआई में ये बात भी सामने आई है कि ज्यादातर प्याज की खरीदारी 16 से 18 रुपए प्रति किलो की दर से की गई है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे ग्रीस में फिर जीते सिप्रास। देश के संस्कृति मंत्री ने भारत की संस्कृति को लेकर बहस छेड़ दी है। हम नूतनता की ओर बढ़ेंगे लेकिन पुरातन नहीं छोड़ेंगे। पुरातन किसका? कौन सा पुरातन आप सेलेक्ट करेंगे? वो एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इंडियन सिविलाइजेशन इज कंस्ट्रक्टिव, व्हेयरएज वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव। मैं हैरान हूं कि जो लोग सांस्कृतिक प्रदूषण खुद फैला रहे हैं हिंदुस्तान में, वो इस बात को उठा रहे हैं। भारतीय संस्कृति है जो मैं समझूं, जो ये समझे, जो कोई भी समझे। आप हमें ऑर्डर नहीं दीजिए। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर नेपाल से। जश्न और विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल ने रविवार को देश के लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान अपना लिया है। भारत ने नया संविधान बनने पर नेपाल की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मधेशी समेत दूसरे अल्पसंख्यक समूहों की चिंताओं का हल नहीं निकलने पर नाराजगी भी जाहिर की है। नया संविधान लागू होने से पहले विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नेपाल को संविधान नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। 7 साल के विचार विमर्श के बाद तैयार नए संविधान ने नेपाल को एक हिंदू राजतंत्र से धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। नेपाली संसद में हुए विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामवरण यादव ने नया संविधान राष्ट्र को समर्पित किया। नई शासन व्यवस्था के स्वागत में जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए।
दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर भी लोगों ने नए संविधान का जश्न मनाया। Proud to say a new introduction also. Before just were the highest peak Himalaya. इस बीच मधेसी संगठनों ने नए संविधान का विरोध किया है। देश को 7 प्रांतों में बांटे जाने से ये संगठन नाराज हैं। इसके अलावा ये लोग नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। वीरगंज में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाली भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई जख्मी हुए हैं। नेपाल के कई हिस्सों में हिंसा भड़कने की खबर पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। साथ ही मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और समय हमारे साथ नेपाल से राजेंद्र दहल जुड़े हैं, जो कि प्रेस एडवाइजर हैं नेपाल के राष्ट्रपति के, और सीधा उनका रुख करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले करीब 8 साल की राजनीतिक उथल पुथल के बाद संघवाद और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, नया संविधान नेपाल ने अपनाया है। आगे किस तरह की राह देख रहा है नेपाल? धन्यवाद आपको भी। नेपाल ने नए रास्ते, नए यात्रा शुरू की है कल से, मगर चुनौतियां बहुत सारे हैं। जितनी चिंता दिल्ली में है, मधेश की आंदोलन और जो विद्रोह की जो असंतुष्टि की शोर सुनाई जा रहे हैं, काठमांडू में भी वो सभी आदमी, सब लोग वो महसूस कर रहे हैं। और मधेश में जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। उनको सभी को एक साथ में लेकर संविधान में उनको भी वो विश्वास जताना चाहिए था, उनको समेटने साथ में लेकर चलना चाहिए था। ये नहीं हो सका, ये दुर्भाग्य की बात है। सभी ये महसूस कर रहे हैं, मगर अभी आशा है कि जिस तरह का जो फ्रेम, नया संविधान का जो फ्रेम बना है, उसमें सभी लोग, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी संस्कृति समाहित हो जाएंगे। जी, लेकिन राजेंद्र जी यही समझना चाहेंगे, क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाई गई है? क्योंकि संविधान लागू होने से पहले ये विरोध चल रहा था, जो अब और ज्यादा मुखर हो गया है। हम देख रहे हैं वीरगंज में कर्फ्यू भी लगा है, लगातार हिंसक झड़पें जारी हैं। इसे लेकर अभी क्या कोई रणनीति बनाई जा चुकी है? क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, पहले से ये विरोध चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां बारंबार ये कह रहे हैं कि वो उनसे बात करेंगे, मधेसी समुदाय के जो जितनी चिंता है वो उसको संबोधन करेंगे। इतने वो बार बार वो दोहराए जाए थे। एक ही बात में मधेसी समुदाय के, मधेसी पार्टी के लोग या और दूसरी पार्टी के लोग में एक ही विषय में मतभेद क्या कंटिन्यू रहा कि वो संविधान घोषणा करके जाए या स्थगित करके। तब जो बड़े पार्टी थे उनका विचार था कि संविधान घोषणा कर दिया जाए। अब फिर पोस्टपोन किया तो फिर 7 साल 8 साल तो हो गए, फिर कब आएगा डेट? इसलिए जितने मुद्दे बाकी है वो मुद्दे हम उसके बाद भी समेट सकते हैं। वो संविधान सभा जो कन्वर्ट हुआ है अब पार्लियामेंट में, वो संविधान को संशोधन करके जल्दी तो इनको जो बताया गया है वो जल्दी ही उनको समेटेंगे। तो मुझे आशा है वो 1-2 दिन में ही मधेसी समुदाय, मधेसी पार्टी और सरकार के बीच में संवाद वार्ता शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र दहल, राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार, कह रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन संविधान लागू होने के बाद भी जारी है, उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। भारत भी इस पर चिंता जता चुका है और उम्मीद जाहिर की गई है कि संविधान सबको साथ लेकर चलने वाला साबित हो नेपाल में। ये आशा जरूर भारत की तरफ से नेपाल के लिए जताई जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रीस में हुए आम चुनाव में एलेक्सिस सिप्रास की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अभी मतों की गिनती चल रही है, लेकिन सिप्रास की जीत पर अब सिर्फ औपचारिक मुहर लगना बाकी रह गया है। ग्रीस में वोट कल डाले गए थे। अब तक की गिनती में सिप्रास की पार्टी को 35% से ज्यादा वोट मिले हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी न्यू डेमोक्रेसी के नेता वांगेलिस मीमराकिस ने हार स्वीकार कर ली है। ग्रीस में पिछले 6 साल में ये 5वां चुनाव है। इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में भी सिप्रास को ही जीत हासिल हुई थी। उन्होंने अगस्त में प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सिप्रास को भविष्य में आर्थिक सुधार के कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि ग्रीस गहरे वित्तीय संकट में डूबा हुआ है। Δώσαμε μια σκληρή και δύσκολη μάχη και αισθάνομαι σήμερα δικαιωμένος, γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε μια καθαρή εντολή
να συνεχίσουμε να παλεύουμε και μέσα και έξω από τη χώρα για να σηκώσουμε ψηλά την περηφάνεια του λαού μας. और अब खेल के मैदान से कुछ अहम खबरें। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 और पहले 3 वनडे मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 अक्टूबर से भारत में 3 T20 और 5 वनडे के अलावा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलेगी। T20 की टीम में हरभजन सिंह की जगह बनी हुई है। T20 टीम पर नजर डालें तो MS धोनी कप्तान के तौर पर टीम में हैं। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, स्टुअर्ट बिनी, आर अश्विन, अक्षर पटेल, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा, अमित मिश्रा और श्रीनाथ अरविंद पर T20 टीम का दारोमदार है। वहीं पंजाब के ऑलराउंडर गुरकीरत सिंह पर चयन समिति ने भरोसा जताया है। उन्हें सीरीज के पहले 3 वनडे मैचों में शामिल किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं वनडे टीम पर। हरभजन सिंह की वनडे टीम में जगह नहीं बन पाई है। वनडे टीम में शामिल खिलाड़ियों पर नजर डालें तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, स्टुअर्ट बिनी, आर अश्विन, अक्षर पटेल, गुरकीरत सिंह मान, अमित मिश्रा, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा और उमेश यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले 3 वनडे मैचों में खेलेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का आज कोलकाता में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने के बाद 3 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जगमोहन डालमिया की पहचान भारत ही नहीं दुनिया भर में क्रिकेट प्रशासक के तौर पर रही। 11 साल बाद मार्च 2015 में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर डालमिया की वापसी हुई थी। इससे पहले वो 2001 से 2004 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। 1997 में 3 साल के लिए जगमोहन डालमिया क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। खेल जगत की हस्तियों, बीसीसीआई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डालमिया के निधन पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जगमोहन डालमिया के निधन पर शोक जाहिर किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या हुई 22। दिल्ली सरकार का 55 फीवर क्लिनिक चलाने का ऐलान। केंद्र की टीमों ने डेंगू पीड़ित राज्यों का किया दौरा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की ऑनलाइन डीमैट परीक्षा। निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए टेस्ट में देश भर से 18,000 छात्र हुए थे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज से नामांकन। बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की सूची। इमामगंज और मखदूमपुर से लड़ेंगे जीतन राम मांझी। जश्न और विरोध के बीच नेपाल में नया संविधान लागू। प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 1 व्यक्ति की मौत। बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया का निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने जताया शोक। दोपहर में होगा अंतिम संस्कार।